कुरैशी टीवी के नाजरीन, मैं फरहान कुरैशी और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, रिचर्ड निक्सन जो कि अमेरिका के सदर रह चुके हैं, एक मरतबा चीनी सदर चुआन लाई से मिले और उन्हें एक तस्वीर दी जिसमें चुआन लाई अपने घर के लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहे थे और उस तस्वीर में अखबार की सुर्खियां भी वाज़ेह नजर आ रही थी। चुआन लाई ने पूछा कि आपने ये तस्वीर कैसे खींची, जिस पर रिचर्ड निक्सन ने मुस्कुराकर फखरिया अंदाज में कहा कि हमारे पास $100 बिलियन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है और जो सिर्फ हमारे पास है। ये तस्वीर हमने उसी सैटेलाइट से खींची है। चुआन लाई ये सुनकर मुस्कुरा उठे और अपनी मेज पर गए और एक तस्वीर उठाई और सदर निक्सन को पेश कर दी। इस तस्वीर में सदर निक्सन व्हाइट हाउस में बैठकर CIA की कॉन्फिडेंशियल फाइल पढ़ रहे थे। ये तस्वीर देखकर निक्सन का रंग जर्द हो गया और उसने पूछा कि आपने ये तस्वीर कैसे खींची। तो चुआन लाई ने जवाब दिया कि आपने जो काम $100 बिलियन की टेक्नोलॉजी से किया है, हमने वही काम सिर्फ $100 की टेक्नोलॉजी से कर दिया। दोस्तों, इस हैरानकुन बात पर सदर निक्सन ने वजाहत मांगी और चुआन लाई ने कहा कि हमने व्हाइट हाउस के एक मुलाजिम को $100 देकर ये तस्वीर हासिल की है। दोस्तों, याद रहे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन 1949 में आज़ाद हुआ और मौजूदा वक्त में चीन आज भी मईशत पर तेज़ी से छाया हुआ है। आलमी कसाब बाजारी में हर मुल्क बहरान का शिकार है, लेकिन चीन और ब्राज़ील 2 ऐसे ममालिक हैं जिनकी तरक्की पर आलमी कसाब बाजारी का फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी तरक्की का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना हो रही हों। लिहाजा यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर चीन ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की। इस हवाले से चंद हक़ाइक़ आप लोगों के लिए पेश करते हैं जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेंगे। नाजरीन, मौज़तन जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है और चीन को तरक्की देने में इसका बड़ा हाथ है। चीन के लोग अफ्यून और हेरोइन के नशे में मुब्तला थे, लेकिन मौज़े ने अपनी कौम से ये लत छुड़वा कर इसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। मौज़तन ने तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हिदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी अपने साथ रखें। चने थोड़े से खाने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी और गर्म पानी आपको पेट की बीमारियों से बचाएगा। यही वजह है कि आज भी चीनी कौम गर्म पानी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है। यहाँ पार्टी के अराकीन को मुतलका शोबों में वजीर और मुशीर बनाने और चीन के लिए नई क़यादत तैयार करने के लिए तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इनको एक सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है, लेकिन अगर किसी शख्स के पास उस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो उसे वजीर या मुशीर के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के आने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत दी जाती है। चीन के बानी और रहनुमा मौज़तन को यह एजाज़ हासिल है कि इंग्लिश जानने के बावजूद उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी अंग्रेज़ी नहीं बोली। यहाँ तक कि अगर इन्हें अंग्रेज़ी में कोई लतीफ़ा भी सुनाया जाता था तो वो उस वक्त तक नहीं हंसते थे जब तक कि उसका तर्जमा नहीं किया जाता था। चीन के तमाम लोग बशमूल अफसरान और मजदूर सब मिलकर एक जैसा खाना ही खाते हैं। इसके अलावा किसी भी मुल्क में जाते हैं तो अपने साथ चीनी मसनूआत भी लेकर जाते हैं ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारिफ कराया जा सके। चीन में चोरी की सजा मौत है। चोर को सर पर गोली मारी जाती है और गोली का मुआवजा उसके वर्षा से वसूल किया जाता है। जब तक वर्षा मुआवजा ना दे लाश नहीं ले जा सकते। चीनी लोगों का कौल है कि अगर आप 1 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो मकई लगाएं, अगर आप 10 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो दरख्त लगाएं और अगर आप सदियों की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो लोगों की तरबियत करें और उन्हें तालीम दें। अयूब खान के दौर में वहाँ के ऑर्डिनेंस कॉम्प्लेक्स की तामील की गई तो चीन के एक वफद ने दौरा किया। उन्होंने दौरे के दौरान एक इमारत को टपकते पाया। वो मेज़बान ने माजरत ख्वाना रवैया इस्तेमाल करते हुए कहा कि इमारत अभी नई बनी है इसलिए टपक रही है। तो चीन के एक रुकन ने हंसते हुए कहा कि शुरू में हमारी इमारतें भी ऐसे ही टपकती थीं, लेकिन हमने ईंट ठेकेदार को गोली मारी, उसके बाद छत नई हो या पुरानी कभी नहीं टपकी। चीन के 97% नौजवान चीन में ही तालीम हासिल करना चाहते हैं। इनके ख्याल में चीन का तालीमी निज़ाम और तालीमी अखराजात दुनिया भर में सबसे कम है। चीन में इस वक्त 50,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि सिर्फ 35,000 शंघाई में हैं। इसके अलावा चीनी कौम में एक खूबी ये भी पाई जाती है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से गर्ज होती है। कोई आए या जाए इन्हें से कोई परवाह नहीं होती। वो अपने काम में मगन रहते हैं। ये लोग मुकर्ररा वक्त पर ड्यूटी के लिए आ जाते हैं। 1 मिनट की ताखीर भी इनके यहाँ नामुमकिन ही समझ लें। मसलन फैक्ट्रियों में ड्यूटी सुबह 7:30 बजे शुरू होती है। पूरी कौम सुबह 7 बजे नाश्ता करती है और क्या मजाल के इसमें 1 मिनट भी लेट हो, और फिर 7:30 से 8 बजे तक अपने अपने दफातर के निज़ाम और औकात के मुताबिक काम का आगाज किया जाता है। मुझे मुतादिद फैक्ट्रियों में जाने का इत्तफाक हुआ। अमूमन प्रोडक्शन लाइन चल रही होती है और हर वर्कर के ज़िम्मे एक मखसूस नौयत का काम है। इसने पूरी जिम्मेदारी से एक मुअय्यन वक्फे के अंदर अपने हिस्से का पूरा काम करके अपने साथी के हवाले करना होता है। ठीक 12 बजे पूरी कौम दोपहर के खाने के लिए उठ जाती है।
बल्कि बाज़ फैक्ट्रियों में वर्कर्स की ज्यादती की वजह से 11:30 बजे भी लंच का वक्त शुरू हो जाता है। अक्सर फैक्ट्रियों में खाना मुफ्त मिलता है। इन्होंने खाने की फ्राहमी के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट को ठेका दे रखा है। कमोबेश सारी कौम की एक ही खुराक है और वो उबले हुए चावल हैं। सुबह दोपहर शाम उबले हुए चावल ही इनकी खुराक होती है। इसके साथ गोश्त या सब्जी का अहतमाम भी होता है और ये खुराक तकरीबन 70 से 80 सेंट में मालिकान को मिल जाती है। इसके बाद शाम 5 बजे इनका डिनर शुरू हो जाता है। सर्दी हो या गर्मी, बहार हो या खिज़ां, इनके यही औकात हैं। इन सब को देखते हुए तारीख नवीसों ने इस कौम की तरक्की का राज इनकी अनथक मेहनत और अपने काम के साथ मुखलिस होना पाया है। हुकूमत की तरफ से इस मामले में हमारे मुल्कों के मुकाबले में खासी सहूलतें हैं। वो टैक्स जरूर लेते हैं लेकिन इतना जालिमाना निज़ाम नहीं। कम से कम बिजली बंद नहीं होती। हर चम में बाज़ मकामात में इसकी शिकायत है लेकिन अमूमन बिजली की लोड शेडिंग का वजूद नहीं है। हुकूमत के पास और बतौर खास मकामी हुकूमतों के पास बेपनाह पैसा है। पूरे मुल्क में अब सड़कों का जाल बिछ चुका है और हर तरफ हाईवेज हैं जिन पर ट्रैफिक हर वक्त रवां दवा रहती है। इसके साथ साथ जगह जगह टूल टैक्स के लिए बैरियर बने हुए हैं जो एक अंदाजे के मुताबिक खासी रकम वसूल करते हैं। यकीनन इतना बड़ा मुल्क जिसकी आबादी 1 अरब से जायद हो, उनके लिए बुनियादी सहूलतें मुहैया करना कोई मामूली सी बात नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, चाइना ने माशी सूरत हाल को भांपते हुए सबसे पहले ज़राअत के शोबे को चुना। चाइना जानता था कि भूखों अफलास के खात्मे के लिए रोजी रोटी का बुनियादी मसला हल करना होगा, जिसके लिए कमांडर ने ज़राअत में जिद्दत लाने के लिए एग्रीकल्चर फार्मिंग का रुझान मुतारिफ कराया और इस काम के लिए दुनिया भर के ज़राअत माहिरीन मदऊ किए। यूं ही शोबा ज़राअत में फार्मिंग के अमल से कुछ ही वक्त में न सिर्फ मुल्क में दरपेश खुराक की कमी पूरी हो गई बल्कि ज़राअत मुल्की ज़र मुबादला का बेहतरीन जरिया भी बन गया। मुल्की पहिया हरकत में आने के बाद चाइना ने मईशत इंडस्ट्री पर ध्यान दिया तो काटन उगाना शुरू किया, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया हरकत में आ गया। किसानों को जदीद ज़री आलात की आगाही के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए गए। लोगों को रोजगार देने के लिए देही इलाकों में मिनी प्रोडक्शन यूनिट्स कायम किए गए। ज़री आलात, बच्चों के खिलौने और स्मार्ट फर्नीचर के काम का आगाज किया गया। चाइना में इस तरीकाकार से GDP 13% से बढ़कर 30% तक पहुँच गई और मुल्क तरक्की पजीर ममालिक की सफ में खड़ा होने लगा। 1990 में चाइना ने जनूबी कोरिया और जापान को अपनी ज़मीन और सस्ती लेबर ऑफर की ताकि वो चाइना में जदीद टेक्नोलॉजी के यूनिट्स लगा सके, क्योंकि चाइना जानता था कि इनके पास अपने लोगों को दुनिया में टेक्नोलॉजी में लाने का इससे बढ़कर और कोई बेहतर रास्ता नहीं था, जिसमें वो खातिर ख्वाह कामयाब हो रहा था और अभी तक कामयाब हो रहा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।